गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा देखो, स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम लोगों ने एपीकल्चर को कंप्लीट किया था। एपीकल्चर में हम लोगों ने देखा कि हमें जो हनी बी है उसे हनी और हनी कम मिलते हैं। हनी का न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत हाई होते हैं, डैट मीन्स उसमें शुगर, मिनरल्स और एमिनो एसिड होते हैं। जबकि जो हनी कम है उनका इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, शेविंग क्रीम बनाने में, फेस क्रीम बनाने में और बहुत सारे टॉनिक में, ये सब सारी चीज़ों में। तो ये सारी जो रिलेटेड बातें थी वो हम लोगों ने वो एपीकल्चर में कंप्लीट किया था। एपीकल्चर के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम लोगों को कवर करना है वो है फिशरीज। तो आज का हम लोगों को जो हेडिंग देना है वो हम लोग हेडिंग देंगे फिशरीज। ओके, फिशरीज में देखो, यानी फिशरीज में हम लोगों को क्या देखना है, तो फिशरीज में हम लोगों को देखना है यानी मछली को पकड़ना, मछली का प्रोसेसिंग करना और फिर उसका सेलिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, ये सारी चीजें, या फिश का ब्रीडिंग करवाना, ये सारी चीजें यानी फिश और कुछ सेलफिश जैसे मोलस्क वगैरह, उनका जो हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे या उससे जो कुछ अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करते हैं, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन फिशरीज। तो उसको किस में इंक्लूड करते हैं हम लोग, उसको फिशरीज में इंक्लूड करते हैं। तो फिशरीज में कैचिंग, सेलिंग, हार्वेस्टिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड होते हैं, या उसको हम लोग ब्रीड करवाते हैं, ब्रीड से न्यू जो जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उनको डेवलप करा करके और लार्ज स्केल पे उनकी सेलिंग होती है। इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो फूड का रिक्वायरमेंट होते हैं वो फुलफिल होते हैं लोगों के। तो बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, फिश जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे इंडिया में देखो कि फिशरी इंडस्ट्री में ना जाने कितने लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सब तरह के हैं, फ्रेश वाटर फिशरी में भी लोग जुड़े हुए हैं, मैरीन वाटर में भी लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हम लोगों को करना है फिशरीज के बारे में। तो फिशरीज में क्या है, तो इट इज इंडस्ट्रीज ऑफ फिशरीज का मतलब इट इज इंडस्ट्रीज ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग, कैचिंग, सेलिंग और प्रोसेसिंग ऑफ फिश और सेलफिश। सेलफिश का मतलब होता है मोलस्क है या ये मोलस्क होते हैं उनका, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ फिशरीज, ये जो फिश को हम लोग नदी में, तालाब में या फिर मैरीन अगर वाटर में करते हो, समुद्र बहुत बड़ा है तो वहां से कैचिंग करने का काम, तो ये सारी चीजें, तो फिशरीज जो है वो दो तरह से हैं। तो टाइप्स ऑफ फिशरीज, टाइप्स ऑफ फिशरीज में टू मेन टाइप, टू मेन टाइप्स, इनलैंड और मैरीन। टू मेन टाइप्स हैं इसमें, कौन कौन, इनलैंड फिशरीज और मैरीन फिशरीज। ओके बच्चों, तो दो तरह के ये फिशरीज हमें देखना है, इनलैंड और मैरीन फिशरीज। अब देखो इनलैंड और मैरीन फिशरीज में सबसे पहले अगर हम बात करें इनलैंड फिशरीज, या इसी को कहते हैं फ्रेश वाटर फिशरीज।
इनलैंड फिशरीज और फ्रेश वाटर फिशरीज। तो इनलैंड का मतलब होता है जो फ्रेश वाटर में, नदी, तालाब, जो छोटे बांध वगैरह होते हैं, नहर, दैट मीन्स कैनाल, पॉन्ड, रिवर। इंडिया में वैसे भी बहुत सारे रिवर हैं, तो जो छोटे स्केल पे या थोड़े बड़े स्केल पे बहुत सारे छोटे छोटे कुएं बनाकर, जिसे बायोफ्लॉक भी आजकल कहते हैं, या फिर छोटे छोटे रिवर पॉन्ड बना करके, ये सारे जो चीजों को, ये जो है हम लोग जो करते हैं, इनलैंड फिशरीज। एक घंटा और लगेगा। चलो आप कंटिन्यू करो, पॉज करो। ठीक है, तो देखो बेटा, इनलैंड फिशरीज में हम लोग, यानी इनलैंड फिशरी का मतलब फ्रेश वाटर फिशरीज है। फ्रेश वाटर फिशरीज में यानी कि जो छोटे छोटे नदी, तालाब, कैनाल, ये सब में जो हम लोग काम करते थे, मछली का पालन करते हैं, फिशरीज करते हैं, दैट इज इनलैंड फिशरीज। तो देखिए, फिशरीज इन फ्रेश वाटर और अदर देन मैरीन वाटर marine water in pisciculture generally a small water bodies the fish seed has to be sown tended, nursed, reared and finally harvested. तो मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो छोटे छोटे नदी तालाब में फिशरीज इन फ्रेश वाटर, यानी कि मैरीन वाटर को छोड़ के किसी भी वाटर में जो फिशरीज हम लोग करते हैं, डैट इज इंक्लूड इन दी इनलैंड फिशरीज। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इन पीसी कल्चर में जनरली ए स्मॉल वाटर बॉडीज द फिश सीड हैज टू बी सोन, टेंटेड, नर्स्ड, रियर्ड एंड फाइनली हार्वेस्टेड। तो और फाइनली जो हार्वेस्टेड होते हैं दैट इज द फिशरीज, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फिशरीज कहते हैं। अब आइए, इनलैंड फिशरीज में ये सारी चीजें हैं, टेंटेड, नर्स और रेयर का काम जो करते हैं, और तब उसको फाइनली हार्वेस्ट करके रखते हैं। जब बड़ा होगा तो उसकी सेलिंग करेंगे ताकि उसे इनकम बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनलैंड फिशरीज। अब कुछ इनलैंड स्पीसीज हैं, some inland या some freshwater fish। ओके, फर्स्ट में रोहू, लेबियो रोहिता,
कलबासु, लेबियो कलबासु, फिर कतला, कतला कतला, कतला कतला, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, मुफ्टस सिंघाड़ा, टस सिंघाला, मांगूर, क्लेरियास, बत्राचस, क्लेरियास, बत्राचस, सिंघी। सिंघी फिश बहुत महंगी मिलती है, अबाउट जैसे रोहू वगैरह क्या है, रोहू जो है वो आपको 250 रुपये केजी तक होगा, कतला 300 केजी का, जबकि सिंघी जो है वो मोर देन 600 केजी। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं सिंघी को, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा होता है, इतने छोटे छोटे होंगे लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ओके, और इसको छोटे से पौंड में भी आसानी से इसकी एग्रीकल्चर हो जाती है, लेकिन ये बिकता महंगा है। इसका नाम है जूलॉजिकल नेम हेटेरोन्यूस्टस फोसिलिस माली वालैगो अट्टू, माली वालैगो अट्टू, मिर्गाला, CIRR, श्रीनस, मृगाला, अब टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग में 2 टाइप्स के ब्रीडिंग हैं। ओके, एक है नेचुरल ब्रीडिंग और सेकेंड है इंड्यूस ब्रीडिंग, नेचुरल ब्रीडिंग एंड इंड्यूस ब्रीडिंग। फर्स्ट में जो है वह है नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग में a special type of pond, a special types of ponds where natural water resources are managed for breeding, अब है इंड्यूस ब्रीडिंग। देखिए, नेचुरल ब्रीडिंग का मतलब नेचुरली जो
क्या करते हैं, जो नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज जैसे रेन वाटर वगैरह को, रेनी सीजन में अभी जो टाइम है, तो पानी वगैरह को किसी छोटे से पॉन्ड में या कैनाल बना करके या बांध बना करके उसको रोक देते हैं। जब पानी का लेवल सफिशिएंट हो जाता है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि जब कहीं किसी एरिया में फ्लड आती है तो अपने आप कुछ फिश आ जाती हैं। तो कैसे, तो एक नदी से या एक रास्ते से छोटे छोटे पॉन्ड से बहते हुए किसी दूसरे नदी तालाब में आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि इसके लिए नेचुरली जो रेन वाटर के रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह स्टोर करते हैं, और उससे जो कुछ अगर फिश आ गई हैं तो वहाँ पर वो क्या करेंगी, फर्टिलाइजेशन करके नंबर ऑफ फिश वहाँ पे बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इनलेट और आउटलेट के लिए यानी एक्स्ट्रा जब वाटर हो तो वो बाहर भी निकल सके, इसका भी व्यवस्था करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। देखते हैं इस चीज़ को भी। तो वही है स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड वेयर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज आर मैनेज फॉर ब्रीडिंग। इसको किस लिए मैनेज करते हैं, तो मैनेज फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग को करने के लिए इसको हम लोग मैनेज करते हैं। दूसरा है इंड्यूस ब्रीडिंग, यानी ब्रीडिंग के लिए उसको इंड्यूस करना। अब ओवम और स्पर्म जो फिश के हैं उनको इंड्यूस कराना, तो इसके लिए जनरली ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, बट जनरली जो है इसके लिए क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए जनरली हम लोग FSH और LH को यूज करते हैं। ओके, FSH और LH को। तो देखिए, ओवा फ्रॉम फीमेल and sperm from male and sperm from male are taken out by artificial mechanical process, and egg are got fertilized by the sperm generally fish are induced by hormone like FSH and LH। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन जनरली हार्मोनल टेक्निक यूज करना आसान होता है, क्योंकि हार्मोन्स को वहाँ पर यूज करते हैं तो उससे फिश के FSH और LH जो है वो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो ये सब आपको 11th में करा चुके हैं बहुत अच्छे से, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और FSH और LH अभी रिप्रोडक्शन में भी आपको आया होगा, तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे FSH और LH यानी गोनाडोट्रोफिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब ऐसे हार्मोन है पिट्यूटरी में आते हैं, रिप्रोडक्शन में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आए होंगे। तो ये 3 लेसन में आ जाते हैं, तो रिवीजन अच्छे से हो चुका होगा अच्छे से इसका। तो यहाँ पर ये इसी हार्मोन का यूज करके उसको इंड्यूस करा देते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अब एक है कंपोजिट फिश फार्मिंग। कंपोजिट फिश फार्मिंग में इफ फ्यू सेलेक्टेड स्पेसीज are stocked together in proper proportion in a pond, total production of fish is
fish is total production of fish is increased many times तो ये कंपोजिट फिश फार्मिंग, तो ये सिलेक्टेड स्पेसीज को, कुछ सिलेक्टेड स्पेसीज को एक जगह एक पॉन्ड में कर दिया और कुछ दिन के बाद उनके जो टोटल नंबर बढ़ जाएंगे, दैट इज द कंपोजिट फिश फार्मिंग। टुगेदर इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इन ए पॉन्ड टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिश इज इंक्रीज मेनी टाइम्स। तो नंबर ऑफ फिश का जो फिश है वो मेनी टाइम्स बढ़ जाएंगे, दैट इज द कंपोजिट फिश फार्मिंग। तो यही है। अब इसके बाद में इनलैंड फार्मिंग यानी इनलैंड फिशरीज के बाद में हम लोगों को अब नेक्स्ट देखना है मैरीन फिशरीज। सेकेंड है मैरीन फिशरीज। मैरीन फिशरीज देखिए, मैरीन फिशरीज में fisheries aspects of the sea water। तो सी वाटर में जो फिशरीज एस्पेक्ट हैं दैट इज मैरीन फिशरी, यानी समुद्र से जो हम लोग मछली को पकड़ते हैं, कैचिंग करते हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं, तब सेलिंग। अब बहुत सारे समुद्री मछली को निकाल करके उसको सुखा करके यानी ड्राई फिश बना करके उसको सेलिंग करते हैं। यहाँ भी मैं सेलिंग होते हुए देखता हूँ, ठीक है। तो वो भी इसका पार्ट हुआ, वो भी इसी में इंक्लूड है। पता नहीं उसको क्या कहते हैं, एक्चुअली आई हैव नेवर परचेज दिस सो आई कांट नो। चलिए तो देखिए, अब कुछ एडिबल मैरीन फिश। एडिबल मैरीन फिश में बॉम्बे डॉक, हॉस्पोडॉन स्पीसीज, ईल का है एंगुला स्पीसीज, हिल्सा का है हिल्सा, पॉम्फ्रेट, एस्ट्रोमेटियस, सैल्मोन का है सार्डिनेला,
सार्डिनेला। अब देखिए इसमें हिल्सा सर्डाइन, मॉकरेल and pomfret are common. Economic importance. तो फिश एज फूड, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके। तो फिश एज फूड, फिश को फूड के रूप में ही तो खाने यानी फिश को फूड के रूप में यूज करने के लिए तो सबसे ज़्यादा फिशरीज हम लोग करते हैं। ओके, तो जैसे देखो फिश से हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फिश से सबसे ज़्यादा मिलती है, इसीलिए फिश को एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब। तो फिश एज फूड, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, vitamins A and D, minerals, good source of iodine, etc. Fish for controlling disease. Fish for controlling disease. लार्विवोरस फिश, देखो मलेरिया किससे होते हैं, इससे होते हैं, मॉस्किटो से होते हैं। तो मलेरिया, कालाजार, ये सब जो डिजीज है, डेंगू, मॉस्किटो के वजह से। और कुछ फिश ऐसे हैं, बम्बूसा फिश खास करके जो है वो लार्विवोरस होते हैं, यानी कि मॉस्किटो के लार्वी को खा जाते हैं। तो जितना ज़्यादा वो लार्वी को खाएंगे यानी मॉस्किटो उतना कम होगा, यानी फिश से बचाने का भी काम करता है, मॉस्किटो डिजीज से भी बचाने का काम करता है। तो फिश फॉर कंट्रोलिंग डिजीज, तो जैसे लार्विवोरस फिश, eat larva of mosquito, example gambusa, Punchax, Trichogaster, etc. फिर है एस्थेटिक वैल्यू, घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ कलरफुल फिश को अपने घर में एक्वेरियम में डाल के रखते हैं ना, तो दैट इज द एस्थेटिक वैल्यू। लेबोरेटिकल वैल्यू भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। कुछ लेबोरेटिकल स्केल पे किसी एक्वेटिक एनिमल पे अगर रिसर्च करना है तो फिश को आसानी से कैच करके और उस पर हम लोग लेबोरेटिकल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये बाकी दूसरे एक्वेटिक एनिमल के लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो वो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बस एस्थेटिक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, एस्थेटिक वैल्यू।
aesthetic value. Fish culture in aquarium. Fish culture in aquarium for their beauty, Marcopods, Trichogaster, Caracinus and Pterophyllum. Fishery byproduct. फिशरी बाई प्रोडक्ट में यानी फिश को कैचिंग तो करते हैं, फूड के रूप में तो यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी उससे कुछ बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने डेली लाइफ में यूज करने के लिए उससे लेते हैं। तो वो सारी चीज़ है। लेदर के लिए हम लोग शार्क का स्किन यूज करते हैं, फिर लीवर कॉड ऑयल और शार्क कॉड ऑयल यानी उनके लीवर से हम लोग ये ऑयल निकाल के और न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए कैप्सूल के रूप में लेते हैं। जिलेटिनस सीड को लेते हैं। तो वो सारी चीज़ को हम लोगों को देखना है। तो फिशरीज बाई प्रोडक्ट में जैसे नंबर ए में देखेंगे हम लोग फिश ऑयल, ओके, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीवर ऑफ शार्क, उसके बाद में शॉफिश, स्केट्स and has medicinal value. तो क्या होता है कि मर्क कंपनी का आता है कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल। तो जब किसी को ज़्यादा वीकनेस हो या कुछ हो तो उसको यूज करते हैं लोग एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में। ओके, तो मार्केट में बिकता भी है ये कॉड लिवर ऑयल या शार्क लिवर ऑयल को आप बोलेंगे मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, मर्क कंपनी की भी आती है। ओके, तो ये मेडिसिनल वैल्यू के लिए हैं। इन दीज include cod liver oil and shark liver oil fish manure, fish waste used as fertilizer। अब जो फिश से हम लोग ऑयल को निकालते हैं तो वो फिश एज ए एक्सट्रैक्ट के रूप में भी होगा, तो उसको एज ए फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक है, सॉइल के लिए। तो फिश वेस्ट यूज्ड एज फर्टिलाइजर, इसिनग्लास ए में हो गया फिश ऑयल, ठीक है, और बी में हो गया फिश मैन्योर, सी में इसिनग्लास ISINGLASS इसिनग्लास, जिलेटिनियस सब्सटेंस obtained for air bladder, obtained from air bladder,
obtained from air bladder. Shagreen, skin of shark and rage, shark and rage has scales, has scales, are used in policy, used in polishing the wood and other material wood and other material। फिर उसके बाद में देखिए लेदर। लेदर में ए हाईली ड्यूरेबल टाइप ऑफ लेदर इज a highly durable type of leather is prepared from shark skin। अब उसके बाद में देखो तो ये सारे जो चीज़ हैं इससे हमें हुआ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी बाई प्रोडक्ट में हमें ऑयल फिश मिला, फिश मैन्योर यानी एक्सट्रैक्टेड पार्ट जो है फिश का उसको एज ए फर्टिलाइजेशन, ये सॉइल फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए एज ए फिश मैन्योर का यूज कर लेते हैं। फिर है इंसी ग्लास जो जिलेटिनियस सब्सटेंस है जो हम फिश की एयर ब्लाडर से लेते हैं। फिर है सागरीन जो है वो स्किन ऑफ शार्क एंड रे हैज, तो इसको पॉलिशिंग ऑफ वुड एंड अदर सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं। और लेदर, शार्क का जो स्किन है वो हाईली ड्यूरेबल लेदर बनाने में यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो इससे हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। इतने सारे लोग फिशरी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं, इतने सारे लोग जो रात दिन जो है वो मछली पकड़ने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, तो उनका इकोनॉमिक वैल्यू वो मतलब इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ले रहे होंगे ना। तो इतने सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इस फिशरी इंडस्ट्री से। कितने सारे लोग आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के, छोटे छोटे पॉन्ड बना करके, या बायोफ्लॉक एक होता है आर्टिफिशियल मतलब वेल जैसा, कुएं के जैसा बना करके उसमें मछली पालन स्पेशली करते हैं। आंध्रा वगैरह में बहुत चलता है ये। तो वो लोग क्यों जुड़े हुए हैं? तो उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उस फिश की वजह से। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रोल है। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतने सारे युवा हैं, इतने सारे यंगस्टर हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, वो करे तो क्या करें। तो एक एम्प्लॉयमेंट का ये सोर्स बना हुआ, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग। तो देखो एनिमल वाले सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट में है अब हम लोगों को क्या देखना है? प्लांट ब्रीडिंग को देखना है। ओके, तो प्लांट ब्रीडिंग, नेक्स्ट का टॉपिक ही है हमारा, वो है प्लांट ब्रीडिंग को। ओके,
प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल का सारा पार्ट कंप्लीट। अब आइए प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन को। तो आज इंडिया इतना कैपेबल है कि अपने फूड के रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो फूड और फूड के प्रोडक्ट हैं उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। किसी चीज़ को एक्सपोर्ट हम कब करेंगे? जब हमारे से ज़्यादा होगा। और ये पॉसिबल कब हुआ? तो ये पॉसिबल हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से। तो प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज responsible for our country to not only meet our requirement, to not only meet our requirement in food production, but also help us to export it। यानी कि हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ हम इतना पैदावार कर लिए हैं, इतना ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर हुआ है, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है या फूड जैसे राइस, वीट, ये सारे चीज़ जो हैं उसको हम एक्सपोर्ट करने के लायक हो गए हैं। ये क्यों अचीव हुआ है? दिस इज ओनली ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी को हरित क्रांति कहते हैं। तो अचानक से एक बाय एक यानी कि कुछ वर्षों में हम ये आया है 1940-70 के बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसके लिए दो लोग सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन इज M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। और वर्ल्ड में जो है वो बोरलॉग साहब हैं, नॉर्मल ई बोरलॉग। तो देखिए उनके नाम को देखते हैं हम लोग। मोकाम्बिकुस सांबाशिवन, मोनकाम्बुस सांबाशिवन, स्वामीनाथन initiate collaboration with Norman E. Borlaug, एक मिनट। with Norman E. Borlaug, collaboration with Norman E. Borlaug through introduction with
मैक्सिकन वेराइटी और नॉर्मली बोरलॉग एक बॉटनिस्ट थे, उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन किए थे एम.एस. स्वामीनाथन ने। मैक्सिकन वेराइटी ऑफ वीट इन इंडिया और N.E. बोरलॉग इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए कौन है? तो नॉर्मली बोरलॉग। और M.S. स्वामीनाथन, पूरा नाम ऊपर लिखा है, मोकाम्बुस सांबाशिवम स्वामीनाथन, तो उसको कहते हैं हम लोग M.S. स्वामीनाथन इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब देखिए प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, डेफिनेशन क्या है प्लांट ब्रीडिंग का। प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग नए ब्रीड को तैयार करना। अगर वो ब्रीड हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जैसा हम चाहते हैं वैसा आया है, तो उसको आगे कैरी करना, और अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको डिस्कार्ड करना, यानी उसको छोड़ देना। यही है प्लांट ब्रीडिंग। और दो अलग अलग ब्रीड से कुछ नए वैरायटी को बनाना, दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग। तो इसका डेफिनेशन कहता है प्लांट ब्रीडिंग इज genetic improvement of crop in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, give better yield, and are disease resistant, और साथ ही साथ कैसा हो वो प्लांट, तो वो प्लांट डिजीज के रेसिस्टेंस भी हो। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन। तो प्लांट ब्रीडिंग इज जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर प्लांट को डेवलप करने के लिए। टाइप डेट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन, यानी आसानी से उनका एग्रीकल्चर हो सके, और गिव बेटर यील्ड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उससे हमें सीरियल ग्रेन्स या जो भी चीज़ है, सीड है, जो भी चीज़ उससे हम लेते हैं वो मिल सके। एंड आर डिजीज रेसिस्टेंस, साथ ही साथ वो डिजीज के रेसिस्टेंस हो। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन है। इसके बाद में है मेन स्टेप्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो मेन स्टेप्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग, इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। और अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कि अभी तक उनके नोट्स नहीं आते हैं। आपको जिस दिन भी टाइम मिलता है, 2 दिन का एक साथ, 3 दिन का एक साथ, एटलीस्ट जब मौका मिले किसी भी एक दिन आप बीच में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।